डुलियो कॉन्टिनेंट की दुनिया में जन्म लेते ही तुम कियान एक्सयूएन जी के सगे भाई कियान एक्सयूएन फेंग बन गए। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर मार्शियल सोल हॉल का अंत कितना एब्सर्ड होने वाला है। फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स मार्शियल सोल एम्पायर के लिए अपना खून बहाकर लड़ेंगे, लेकिन पीछे बैठे सत्ता के लोग दुश्मन के कैंप को बार बार फायदा पहुंचाकर अपनी ओवरवेलमिंग एडवांटेज को ऐसे डिजास्टर में बदल देंगे जो आखिरकार पूरे एम्पायर को बर्बादी की ओर ले जाएगा। यह फैंटेसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजाक बनने वाला था। जब सोल्जर्स जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार हो, तब एम्परर आखिर सरेंडर के बारे में क्यों सोच रहा हो। लेकिन अब जब तुम इस दुनिया में आ चुके थे, तो यह एंशिएंट जोक दोबारा होने देना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था। तुम्हारे मन में शुरुआत से ही एक बात साफ थी कि इस बार कहानी का एंडिंग पहले जैसा नहीं होगा। 6 साल की उम्र में होने वाली मार्शियल सोल अवेकनिंग सेरेमनी के दिन तुमने एक बेहद पावरफुल म्यूटेटेड मार्शियल सोल 8 विंड होली एंजल जागृत किया। 4 जोड़ी पंखों के कारण तुम्हारे शरीर में बेहद पावरफुल एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स मौजूद थे। हालांकि इसी वजह से कल्टीवेशन की स्पीड थोड़ी स्लो थी। फिर भी तुमने केवल 38 साल की उम्र में लेवल 90 पार कर लिया और पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के टाइटल्ड डुलियो बन गए। तुम्हारी यह अचीवमेंट अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड थी जिसे कोई आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता था। जिस दिन तुमने लेवल 90 ब्रेक थ्रू किया, उसी दिन तुमने कियान डाओलियो के सामने एक रिक्वेस्ट रखी। तुम्हारे साथ 2 लेवल 96 सुपर डुलियो, लायन डुलियो और ग्वैंगलिंग डुलियो को भेजा गया। उनके साथ 5 सोल डुलियो और 100 से ज्यादा सोल सेंट मिलाकर एक पावरफुल हंटिंग टीम तैयार की गई। तुम्हारा टारगेट था स्टार 2 फॉरेस्ट में मौजूद 100,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट वुल्फ एम्परर। पूरी टीम रास्ते में आने वाले किसी भी सोल बीस्ट को आसानी से क्रश करती हुई आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे टीम जंगल के अंदर बढ़ती गई, वैसे वैसे आसपास मौजूद सोल बीस्ट्स में भी डर फैलता गया। जैसे ही तुम लोग वुल्फ एम्परर के नेस्ट के करीब पहुंचे, मूवमेंट का पता चलते ही वुल्फ एम्परर ने अपने वुल्फ पैक को लेकर एस्केप करने की कोशिश की। लेकिन लायन डुलियो ने तुरंत अपना मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट किया और उसकी रिट्रीट राउट पूरी तरह ब्लॉक कर दी। इसके बाद उसने अपनी 5th सोल स्किल वाइल्ड फ्लेम का इस्तेमाल किया। भयंकर फ्लेम्स वुल्फ एम्परर के शरीर पर गिरी और उसके शरीर पर 3 गहरे घाव कर दिए। स्कोर्चिंग फ्लेम्स लगातार उसके शरीर को बर्न करने लगीं। वुल्फ एम्परर के काउंटर अटैक करने से पहले ही ग्वैंगलिंग डुलियो की आइस स्पिरिट स्वॉर्ड हवा को चीरती हुई सीधे उसकी ओर आई और उसके शरीर को पेनिट्रेट कर गई। उस अटैक की टेरिफाइंग इम्पैक्ट ने उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक को बुरी तरह डैमेज कर दिया। केवल कुछ मूव्स में ही पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में अपनी रेप्यूटेशन के लिए प्रसिद्ध 100,000 ईयर ओल्ड वुल्फ एम्परर के चारों पैर तोड़ दिए गए। उसके शार्प टीथ भी बुरी तरह टूट गए और वह जमीन पर पड़ा केवल आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी हालत देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि आगे क्या करना है। तुमने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। तुम्हारी पीठ के पीछे मौजूद 8 डिवाइन विंग्स एक साथ फैल गए और तुमने एक पावरफुल शॉट से वुल्फ एम्परर का सिर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके शव के ऊपर एक बेहद गहरा लाल 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वहीं पास में गोल्डन लाइट से चमकती एक बेहद प्रेशियस 100,000 ईयर ओल्ड सोल बोन भी पड़ी थी। यह सोल बीस्ट वैली में मिलने वाले सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स में से एक थी। तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक आई, लेकिन तुमने बाकी वुल्फ पैक को जाने दिया। केवल उस 90,000 ईयर ओल्ड वुल्फ किंग के शरीर पर एक एंजल मार्क छोड़ दिया, ताकि जब वह फ्यूचर में 1 लाख ईयर्स का बने, तब तुम उसे दोबारा हंट कर सको। तुम्हारी योजना बिल्कुल क्लियर थी और तुम किसी भी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी को बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। दोनों एल्डर्स की टाइट प्रोटेक्शन के बीच तुमने 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। तुमने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी एनर्जी को अपने शरीर में इंटीग्रेट किया। लगभग आधे घंटे बाद तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारी गोल्डन प्यूपिल्स से डिवाइन पावर निकल रही थी और तुम्हारे माथे पर एक डायमंड शेप्ड मार्क दिखाई दे रहा था। उससे निकलने वाला टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ फैल गया। इस मोमेंट में तुम्हारी पूरी प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा मैजेस्टिक और पावरफुल लग रही थी। इसी समय तुम्हें गॉड ऑफ कंटिन्यूटी की डिवाइन इनहेरिटेंस का पहला ट्रायल मिला। ट्रायल था टाइटल्ड डुलियो ब्रेक थ्रू पूरा करना। इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारे सभी सोल रिंग्स की एज 10,000 ईयर्स बढ़ गई और गॉड ऑफ कंटिन्यूटी की डिवाइन अथॉरिटी का 5% अनलॉक हो गया। तुम्हारा मन एक्साइटमेंट से भर उठा। जहां दूसरे लोग एक डिवाइन ट्रायल का क्वालिफिकेशन पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते थे, वहीं तुम्हें सीधे 1st जनरेशन गॉड ऑफ कंटिन्यूटी की इनहेरिटेंस मिल गई थी।
आम लोगों के लिए डिवाइन ट्रायल में फेलियर का मतलब हल्की इंजरी से लेकर डेथ तक हो सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए फेलियर का मतलब भी अंत नहीं था। तुम अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ ट्रायल को दोबारा कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी लाइफ खत्म भी हो जाए तो कंटिन्यूटी लॉ की पावर से तुम दोबारा रिवाइव हो सकते थे। जब तक ऑर्डर और कंटिन्यूटी का लॉ मौजूद है तब तक तुम्हारे लिए ट्रू डेथ लगभग इम्पॉसिबल थी। अब तुम्हारे सामने सिर्फ पावर बढ़ाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डेस्टिनी बदलने का रास्ता खुल चुका था। इस अमेजिंग सरप्राइज का एक्साइटमेंट थोड़ा शांत हुआ ही था कि दूसरा डिवाइन ट्रायल भी सामने आ गया। अगले 2 वर्षों के भीतर लेवल 95 तक पहुंचना था। लेकिन तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पूरा विश्वास था कि यह केवल टाइम की बात है। तुम्हारे पास अब डिवाइन इनहेरिटेंस का सपोर्ट था और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी लगातार बढ़ रही थी। जब तुम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौटे तब तुम्हारी 6 ब्लैक और 3 रेड सोल रिंग्स की टेरिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन ने सभी को शॉक कर दिया। यहाँ तक कि लायन डुलियो और ग्वैनलिंग डुलियो जैसे लेवल 96 टाइटल्ड डुलियो भी तुम्हारी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह गए। इतने पावरफुल सोल रिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमने बस इतना कहा कि किसी डिवाइन बीइंग ने तुम्हें चूज किया है और तुमने डिवाइन ट्रायल पास किया है। इसके बाद तुमने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि अपनी सारी एबिलिटीज और सीक्रेट्स दूसरों के सामने रिवील करना समझदारी नहीं होगी। इसी मोमेंटम का फायदा उठाते हुए तुमने 100,000 ईयर ओल्ड सोल बोन निकाली और उसे रिफाइन करना शुरू किया। काफी समय बाद तुमने आखिरकार उस 200 सोल बोन की पूरी पावर एब्जॉर्ब कर ली और तुम्हारी सोल पावर सीधे लेवल 92 तक पहुंच गई। यह एक और बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही तुम्हारी 2 पावरफुल एबिलिटीज भी अनलॉक हो गईं, होली फ्लेम डोमेन और कोरोसिव फ्लेम। होली फ्लेम डोमेन तुम्हारे फायर एट्रीब्यूट अटैक्स की डैमेज को डबल कर सकता था, वहीं कोरोसिव फ्लेम तुम्हारे हर अटैक में कोरोसिव फ्लेम्स जोड़ देती थी जो अपोनेंट की सोल पावर को लगातार बर्न करती रहती थीं। अगर समय रहते इस फ्लेम को रिमूव न किया जाए तो आखिरकार अपोनेंट की पूरी सोल पावर खत्म हो जाती और उसका शरीर राख में बदल सकता था। इन दोनों एबिलिटीज के अनलॉक होने के बाद तुम्हारी कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गई थी। इसके बाद पूरी टीम मार्शियल सोल हॉल वापस लौट आई। इस जर्नी में मिले ट्रेजर्स और डिवाइन इनहेरिटेंस की बात को तुमने थोड़ा मॉडिफाई करके कियान डाओलियो को पूरी जानकारी दे दी। तुमने वही बातें सामने रखीं जिन्हें बताना जरूरी था, जबकि अपनी असली कैपेबिलिटीज और कुछ महत्वपूर्ण सीक्रेट्स को अपने तक ही रखा। अपने बेटे को इतनी कम उम्र में टाइटल्ड डुलियो बनते और साथ ही डिवाइन बीइंग की रिकॉग्निशन पाकर डिवाइन इनहेरिटेंस हासिल करते देखकर कियान डाओलियो बेहद खुश हुआ। उसके लिए यह सिर्फ अपने बेटे की सफलता नहीं थी बल्कि पूरे मार्शियल सोल हॉल के फ्यूचर के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि अगले दिन तुम्हारी कोरोनेशन सेरेमनी आयोजित की जाएगी और तुम मार्शियल सोल हॉल के नए पोप बनोगे। कियान डाओलियो ने दशकों तक मार्शियल सोल हॉल को संभाला था और अब वह लंबे समय से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर आराम की जिंदगी जीना चाहता था। दूसरी तरफ तुम्हारे दिल में एम्बिशन पूरी तरह जाग चुकी थी। तुम्हारे लिए पोप बनना किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े प्लान की शुरुआत थी। पोप बनना तुम्हारी जर्नी का सिर्फ पहला स्टेप था। इसके बाद तुम्हारा लक्ष्य मार्शियल सोल हॉल को पूरे कॉन्टिनेंट के शिखर तक पहुंचाना था। तुम चाहते थे कि पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट कियान फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ जाए। तुम्हारे मन में अब केवल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का विचार नहीं था बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की पावर स्ट्रक्चर को बदलने की एम्बिशन पैदा हो चुकी थी। साथ ही आइस एंड फायर येन यांग वेल की एक्सप्लोरेशन भी जारी रखनी थी। फ्यूचर में तुम्हें पॉइजन डुलियो की मूवमेंट्स पर भी लगातार नजर रखनी थी। तुम्हें पता था कि आगे आने वाले समय में हर छोटी जानकारी और हर पावरफुल रिसोर्स तुम्हारी ग्रैंड प्लान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब तुम्हारे सामने रास्ता पूरी तरह साफ था, मार्शियल सोल हॉल को मजबूत करना, अपनी डिवाइन पावर को लगातार बढ़ाना और अंततः पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट को कियान फैमिली के इन्फ्लुएंस के नीचे लाना। तुम्हारी कहानी अब केवल एक पावरफुल सोल मास्टर की कहानी नहीं रही थी, यह पूरे कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी बदलने की शुरुआत बन चुकी थी। नीचे खड़े चीयरिंग सोल मास्टर्स को देखते हुए तुम्हारे मन में एक अजीब सा गर्व और एम्बिशन उमड़ पड़ा। जब तुम्हें होश आया तब तक तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट की पावर के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हो चुके थे। शाम के समय मार्शियल सोल सिटी अब भी लाइट्स से जगमगा रहा था और पूरा शहर नए पोप के आने से पैदा हुए शौक और एक्साइटमेंट में डूबा हुआ था। पोप हॉल के अंदर तुम अपने सामने खड़ी बाय बाय डॉम को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे, जो लगातार तुमसे बहस कर रही थी।
तुमने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, टीचर तुम लिटिल गैंग को बिल्कुल नहीं समझती। तुम उसकी अच्छाइयों और उसकी इंटेलिजेंस को देख ही नहीं सकती। उस समय 18 साल की बाय बाय डोंग लंबी और आकर्षक पर्सनालिटी वाली युवती थी। उसने पिंक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी लाल आंखें और ऑरेंज कलर्ड लंबे बाल उसके चेहरे को और भी लाइवली बना रहे थे। वह आज तुम्हारे इतने कोल्ड व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत वायु एक्साएओ गैंग का बचाव करते हुए कहा, टीचर यह लिटिल गैंग की इंटेलिजेंस है। बाय बाय डोंग गुस्से में वायु एक्साएओ गैंग को डिफेंड कर रही थी और उसके होंठ गुस्से के कारण कसकर दबे हुए थे। उसने तुम्हारे बदलते एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया और बेहद फर्म टोन में कहा, टीचर चाहे आप लिटिल गैंग के बारे में कुछ भी कहें, मैं फिर भी उसके साथ रहूंगी। तुम्हारे चेहरे पर बढ़ती नाराजगी देखकर भी वह अपने डिसीजन से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एंगर बढ़ने लगा। बाय बाय डोंग मार्शियल सोल हॉल की सेंटेस थी और उसके लगभग सभी सोल रिंग्स मार्शियल सोल हॉल ने भारी रिसोर्सेस खर्च करके केयरफुली अरेंज किए थे। लेकिन मार्शियल सोल हॉल के लिए उसने अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया था और अब वह वायु एक्साएओ गैंग के पीछे जाने की बात कर रही थी। तुम्हें यह देखकर बेहद निराशा हुई। तुम्हारे मन में आया कि जिस लड़की को मार्शियल सोल हॉल ने बचपन से नर्चर किया, उसने आखिरकार उसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया। एल्डर्स और उसके पिता को पहले लगता था कि वह ओबीडिएंट और समझदार बच्ची है, लेकिन 10 से ज्यादा वर्षों की केयर और अपब्रिंगिंग भी वायु एक्साएओ गैंग के केवल 2 वर्षों के इन्फ्लुएंस के सामने कमजोर पड़ गई थी। तुमने अपना एंगर दबाया और मन ही मन फैसला किया कि अब अगर वह जाना ही चाहती है तो उसे रोका नहीं जाएगा। तुमने शांत आवाज में कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तुम्हारे शब्द खत्म होते ही तुमने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक तेज स्ट्राइक से बाय बाय डोंग को पीछे हटा दिया। वह कुछ दूर जाकर गिरी और उसके मुंह से खून निकल आया। बाय बाय डोंग ने शॉक में तुम्हारी ओर देखा और बोली, टीचर आपने मुझे मारा। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। तुमने बिना किसी इमोशन के कहा, मुझे टीचर मत कहो। मैंने तुम्हें 12 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आखिर में तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अनग्रेटफुल पर्सन हो। तुमने कामली अपनी चाय की एक सिप ली और आगे कहा, तुम्हारा मार्शियल सोल और तुम्हारे सोल रिंग्स सब मार्शियल सोल हॉल ने उपलब्ध कराए हैं। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी मैंने तुम्हारे मार्शियल सोल और कल्टिवेशन को सील कर दिया है। आज से तुम्हारा मार्शियल सोल हॉल से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही तुमने उसके चेहरे पर एक और स्लैप मारा, जिससे वह जमीन पर गिरकर कुछ दूर तक लुढ़क गई। बाय बाय डोंग ने अपना चेहरा पकड़ लिया और पूरी तरह स्टन रह गई। तुमने अपना हाथ हल्का सा झाड़ा और जमीन पर पड़ी बाय बाय डोंग की ओर कोल्ड नजरों से देखते हुए आदेश दिया, पोप का विरोध करने की सजा मिलेगी। गार्ड्स, इसकी आइडेंटिटी टोकन वापस ले लो और इसे पैलेस से बाहर निकाल दो। और उस यूजलेस वायु एक्साएओ गैंग को भी मार्शियल सोल सिटी से बाहर फेंक दो। थोड़ी देर बाद मैं ऑफिशियल ऑर्डर जारी करूंगा और बाय बाय डोंग की सेंटेस पोजीशन भी खत्म कर दी जाएगी। तुम्हारे आदेश के बाद गार्ड्स ने बाय बाय डोंग को वहां से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। उसके जाने के बाद तुमने हॉल के एक अंधेरे कोने की ओर देखते हुए कहा, ओल्ड मास्टर और बाकी एल्डर्स, अगर देखने का शौक पूरा हो गया हो तो अब बाहर आ जाइए। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद कियान डाओल्यू और कई एल्डर्स हॉल के पीछे से बाहर आए। उनके चेहरे भी काफी गंभीर थे। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि बाय बाय डोंग का एटीट्यूड इतना एक्सट्रीम हो जाएगा। कियान डाओल्यू ने स्थिति को देखते हुए समझाया कि कुछ पावरफुल एबिलिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें केवल ऑर्डिनरी सोल मास्टर्स आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर कोई फोर्सफुली उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करे तो लॉस का बैकलैश भी हो सकता है और आसपास के लोगों की एबिलिटीज कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती हैं। जितनी देर कोई उस प्रभाव के एरिया में रहे, असर उतना ही ज्यादा गहरा हो सकता है। फिर उसने आगे कहा कि वायु एक्साएओ गैंग का माइंडसेट पहले से ही फ्रैजाइल है और वह खुद को प्रूव करने के लिए डेस्परेट रहता है। अगर फ्यूचर में उसे अपनी लिमिटेशंस का एहसास हुआ तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है और वह बाय बाय डोंग के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तभी पास खड़े कियान एक्सयूएनजी ने तुम्हारी तरफ देखते हुए कहा, बिग ब्रदर, क्या मैं उन दोनों को जाकर सीधे हैंडल कर दूं? वह तुम्हारा लॉयल सपोर्टर था और तुम्हें परेशान देखकर उसका पेशेंस पहले ही खत्म हो चुका था। तुमने बिना किसी हेजिटेशन के अपना एक्सप्रेशन शांत किया और कहा, नहीं। इसके बाद तुमने अपना ध्यान गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो की ओर किया और बोले, गोल्डन क्रोकोडाइल अंकल, सोल सेंट्स की एक टीम तैयार करो और मेरे साथ ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन चलो। तुम्हारी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसमें एक क्लियर अथॉरिटी थी।
तुम्हारे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि वायु एक्सआईएओ गैंग ने मार्शियल सोल हॉल द्वारा वर्षों तक दिए गए रिसोर्सेस और सपोर्ट का फायदा उठाया और अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ा हो गया। इसके अलावा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का इतिहास भी मार्शियल सोल हॉल से जुड़ा हुआ था। 20 से ज्यादा साल पहले ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का प्रीवियस क्लैन मास्टर गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के हाथों मारा गया था। अगर उस समय वायु युवन जेन ने क्लैन की लीडरशिप संभालकर उसे स्टेबल नहीं किया होता तो ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन शायद लोअर 4 सेक्ट्स में से किसी दूसरी शक्ति द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता। तुम्हारी बात सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अच्छा है, वैसे भी काफी समय हो गया है। देखते हैं वायु युवन जेन का यह छोटा ड्रैगन अपने पिता की तरह कितनी देर टिक पाता है। लेवल 98 सुपर डुलियो होने के कारण गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो लंबे समय से किसी सीरियस बैटल के लिए उत्साहित नहीं हुआ था। तुम्हारी आंखों में हल्की सी स्माइल दिखाई दी। वर्तमान में वायु युवन जेन केवल लेवल 93 पर था, इसलिए तुम्हारे हिसाब से वह गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस अपोनेंट साबित हो सकता था। तभी कियान एक्सयूएनजी ने भी कहा, बिग ब्रदर मैं भी चलूंगा, मैं अभी लेवल 89 पर पहुंचा हूं। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के वायु लुओमिया से भी मिलना चाहता हूं। तुम उसकी तरफ देखने ही वाले थे कि तुम्हें याद आया कि लिंग युवन अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए तुमने उसे घर पर रहने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी मार्शियल सोल हॉल की स्टेबिलिटी थी, इसलिए हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करनी थी। दूसरी तरफ मार्शियल सोल सिटी के बाहर सिचुएशन तेजी से बदल रही थी। वायु एक्सआईएओ गैंग को मार्शियल सोल नाइट्स की एक टीम सीधे बाहर लेकर आई और उसे सिटी से बाहर निकाल दिया। अचानक उसे बाहर फेंके जाने पर वायु एक्सआईएओ गैंग गुस्से और कंफ्यूजन में चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं मार्शियल सोल हॉल की सेंटेस बाय बाय डॉम का फ्रेंड हूँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वह जितना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, गार्ड्स उतने ही ज्यादा इंडिफरेंट दिखाई देते। वह खुद मार्शियल सोल हॉल में आया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे अपने मार्शियल सोल की वीकनेस का सल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल जाएंगी। अब उसके सामने मार्शियल सोल हॉल के गेट्स बंद हो चुके थे और बाय बाय डॉम भी उसके साथ नहीं थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन से वह मदद की उम्मीद लेकर आया था, उसी ने अब उसे बाहर कर दिया था। दूसरी तरफ तुम्हारे लिए यह केवल एक छोटी सी घटना थी। तुम्हारा असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। अब तुम मार्शियल सोल हॉल के पोप बन चुके थे और तुम्हारे सामने पूरे कॉन्टिनेंट की पावर स्ट्रक्चर को बदलने का अवसर था। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की ओर जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो अपनी टीम के साथ तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा था। आगे क्या होगा यह अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी, तुम्हारे पोप बनने के बाद मार्शियल सोल हॉल का फ्यूचर अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उसकी थ्योरी अभी पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुई थी, फिर वह इतनी जल्दी कैसे जा सकता था। कुछ ही देर बाद बाय बाय डॉम की फिगर पोप हॉल के बड़े दरवाजे से बाहर उड़ती हुई आई और जोर से जमीन पर जा गिरी। वायु एक्सआईएओ गैंग यह देखकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। उसका आधा चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। वह रुक गया और घबराकर बोला, डॉम एयर यह सब क्या हुआ? बाय बाय डॉम ने धीरे धीरे खुद को संभाला और खड़े होने की कोशिश की। उसका चेहरा सूजन की वजह से लगभग बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वायु एक्सआईएओ गैंग के लिए वही गहरा प्यार दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, लिटिल गैंग, मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में टीचर को बता दिया था। फिर उसने अपनी हालत और यह भी बताया कि उसका मार्शियल सोल अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यह सुनते ही वायु एक्सआईएओ गैंग का चेहरा अचानक बेहद खराब हो गया। उसने अविश्वास से पूछा, क्या तुमने इतनी जल्दी कियान एक्सयूएन फेंग को सब कुछ बता दिया? उसके दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने सेंटेस बाय बाय डॉम के करीब आने की पूरी योजना इसलिए बनाई थी ताकि उसकी आइडेंटिटी का फायदा उठाकर मार्शियल सोल हॉल के कॉन्फिडेंशियल रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके। उसका असली उद्देश्य मार्शियल सोल के बारे में मौजूद नॉलेज को कलेक्ट करना, मार्शियल सोल की 10 कोर थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स को पूरा करना और अपनी मार्शियल सोल की कमजोरी का सल्यूशन ढूंढना था। इसके बाद वह अपने पिता की मदद से अपनी स्थिति बदलने का सपना देख रहा था, लेकिन अब उसकी वर्षों की सारी प्लानिंग एक ही पल में बर्बाद हो चुकी थी। न केवल उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई थी, बल्कि उसने एक ऐसे टेरिफाइंग एक्सपर्ट कियान एक्सयूएन फेंग को भी नाराज कर दिया था, जिसके सामने उसका कोई चांस नहीं था। वायु एक्सआईएओ गैंग के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।
उसने सामने खड़ी घायल बाय बाय डोंग को देखा और उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट दोनों बढ़ने लगे। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, डोंग एर, तुम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय डोंग ने उसकी आवाज में छिपी नाराजगी को महसूस किया और उसके दिल में बेचैनी पैदा हो गई। उसने घबराकर पूछा, लिटिल गैंग, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा मार्शियल सोल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? YUXIAO गैंग ने तुरंत उसकी बात को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है डोंग ए? तुम हमेशा मेरी सबसे प्रिय रहोगी। जब हम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन वापस पहुंचेंगे तब हम शादी कर लेंगे। यह कहते हुए उसने जल्दी से बाय बाय डोंग को रियश्योर करने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर अब बाय बाय डोंग भी उससे दूर हो गई तो उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचेगा। उसके मन में एक और कैलकुलेशन चल रही थी। अगर वह बाय बाय डोंग से शादी कर लेता तो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, इन्नेट फुल सोल पावर और ट्विन मार्शियल सोल्स जैसी रेयर एबिलिटीज के कारण उनके फ्यूचर चिल्ड्रन में भी पावरफुल कल्टीवेशन पोटेंशियल हो सकता था। तब शायद उनके बच्चों में टाइटल्ड डुलियो बनने की क्षमता होती। उस समय उसे क्लैन का प्रोटेक्शन भी मिल सकता था और शायद वह खुद भी यूजलेस कहे जाने वाले लेबल से बाहर निकल सकता था। इसी सोच के साथ उसके चेहरे पर फिर से एक कॉन्फिडेंट स्माइल दिखाई देने लगी। उसे लग रहा था कि भले ही अभी सब कुछ बिगड़ गया हो, लेकिन अगर बाय बाय डोंग उसके साथ रही तो वह अपनी पूरी सिचुएशन को दोबारा बदल सकता है। इसी समय रेड रोब्ड कार्डिनल सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में ऑफिशियल डिक्री सुनाने लगा। पोप का आदेश है कि YUXIAO गैंग ने सेंटेस को बहकाया और मार्शियल सोल हॉल की कोर इन्फॉर्मेशन चुराई। आज से उसे मार्शियल सोल सिटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और उसकी सभी सोल मास्टर सब्सिडीज भी बंद कर दी जाएंगी। बाय बाय डोंग ने सेंटेस रहते हुए अपने अथॉरिटी का दुरुपयोग किया, बाहरी लोगों से मिलीभगत की और मार्शियल सोल हॉल के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुराया। इसलिए उसका मार्शियल सोल पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और अब उसकी सेंटेस पोजीशन भी ऑफिशियली खत्म की जाती है। कार्डिनल की आंखों में दोनों के लिए साफ हेट्रेड दिखाई दे रही थी। यह डिक्री सुनकर YUXIAO गैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, HMPH, एक दिन मैं कियान XUN फेंग उस जानवर को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं YUXIAO गैंग कोई यूजलेस पर्सन नहीं हूं। उसने सीधे पोप का नाम डिसरिस्पेक्टफुली लिया। यह सुनकर पास खड़े टेंपल नाइट्स का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया। उनमें से एक नाइट आगे बढ़ा और एक जोरदार फ्लाइंग किक से YUXIAO गैंग को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बाय बाय डोंग यह देखकर तुरंत दर्द से चिल्लाई, लिटिल गैंग। फिर उसने गुस्से में नाइट्स से पूछा, तुम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन टेंपल नाइट्स सभी पोप के लॉयल सपोर्टर्स थे और बाय बाय डोंग के बिट्रेल से पहले ही बेहद नाराज थे। उनमें से एक ने कोल्ड लाफ के साथ कहा, तुम जैसी ट्रेटर भी हमें क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रही हो? इतना कहकर उसने YUXIAO गैंग को ही नहीं बल्कि बाय बाय डोंग को भी चेतावनी दी। हम उस यूजलेस पर्सन को किक करने में इतने बिजी थे कि तुम्हें भूल गए थे। तुम भी यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद उसने एक और जोरदार किक मारकर बाय बाय डोंग को भी दूर फेंक दिया। अच्छी बात यह थी कि उसका शरीर अभी भी सोल मास्टर होने के कारण मजबूत था, इसलिए उसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं हुई। YUXIAO गैंग जमीन पर पड़ा हुआ गुस्से से बोला, मेरे पिता लेवल 93 टाइटल्ड डुलियो हैं। मार्शियल सोल हॉल मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे पिता आकर इसका हिसाब मांगेंगे? उसकी आवाज में अब भी अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर कॉन्फिडेंस था। लेकिन तभी रेड रोब्ड कार्डिनल ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, तुम्हारा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन खुद अपनी सिचुएशन बचाने की हालत में नहीं है। पोप ने पहले ही 100 सोल सेंट्स और 5 सोल डुलियो को भेज दिया है और इस पूरी टीम को गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर लीड कर रहे हैं। तुम दोनों को अपने क्लैन की चिंता करनी चाहिए कि वह आज की रात सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं। यह सुनते ही YUXIAO गैंग के चेहरे की सारी कॉन्फिडेंस गायब होने लगी। तभी कार्डिनल ने पोप की परमिशन के अनुसार कोई इन्फॉर्मेशन छिपाई नहीं और हाथ से इशारा करते हुए आदेश दिया, इन दोनों को मार्शियल सोल सिटी से बाहर फेंक दो। गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और दोनों को सिटी से बाहर ले गए। आधे दिन बाद ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के ऊपर आसमान में गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो खड़ा था। उसकी पावरफुल वॉइस पूरे क्लैन में गूंज उठी, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के सभी लोग बाहर निकलो। उसकी आवाज इतनी लाउड और टेरिफाइंग थी कि क्लैन के हर कॉर्नर तक पहुंच गई। YUUN ज़ेन तुरंत मेन हॉल से बाहर उड़कर आया। उसके पीछे 9 सोल रिंग्स एक के बाद एक फैल गए। वह खुद को काम दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में तेजी से कैलकुलेशन चल रही थी।
आखिर ऐसा कौन सा एक्सपर्ट था जो सीधे उसके क्लैन के सामने आकर चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा था? उसने सावधानी से पूछा, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। आखिर बिना किसी वजह के मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन में आकर ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? गोल्डन क्रोकोडाइल डुल्युओ ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, बिना किसी वजह के। इसके बाद उसकी आखिरी 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग धीरे धीरे चमकने लगी। जैसे ही वह टेरिफाइंग रेड सोल रिंग सामने आया, आसपास मौजूद क्लैन मेंबर्स में तुरंत पैनिक फैल गया। 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग। 6 एल्डर्स भी जल्दबाजी में मेन गेट तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सामने खड़े गोल्डन क्रोकोडाइल डुल्युओ को पहचाना, उनके अंदर पहले गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल वे पूरी तरह शांत हो गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सामने वाले से लड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल था। वायु युअन जेन का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। उसने साफ समझ लिया था कि वह इस अपोनेंट का मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर बैटल शुरू हुई तो शायद उसे आसानी से मार भी दिया जाए। उसने अपनी पूरी मेमोरी खंगाली, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने आखिर कब ऐसे पावरफुल सीनियर को ऑफेंड किया था। उसने मजबूरी में कहा, सीनियर, कृपया साफ साफ बताइए। अगर हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से कोई गलती हुई है तो हम कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एल्डर्स ने भी तुरंत अग्रीमेंट में सिर हिलाया। आम दिनों में ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स अपनी स्ट्रेंथ के कारण बहुत एरोगेंट रहते थे, लेकिन जब उनके सामने सच में कोई पावरफुल अपोनेंट आ गया तो उनकी सारी एरोगेंस तुरंत गायब हो गई। गोल्डन क्रोकोडाइल डुल्युओ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके शरीर से निकलने वाली इनविजिबल प्रेशर पूरे क्लैन में फैल गई, और उस टेरिफाइंग प्रेशर के कारण वहां मौजूद लोगों के लिए अपना सिर तक उठाना मुश्किल हो गया। फिर उसने सीधे वायु युअन जेन की तरफ देखते हुए कहा, वायु युअन जेन, तुम्हारा बेटा वायु एक्सआईओ गैंग मेरी मार्शियल सोल हॉल की सेंटेस को बहकाकर ले गया। उसने मार्शियल सोल की सेंटेस को बहकाकर क्लैन के लिए इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा कर दिया है। कई एल्डर्स गुस्से से अपनी दाढ़ी तक खींचने लगे और सीधे वायु युअन जेन की तरफ देखकर चिल्लाए, वायु युअन जेन, अपने बेटे ने क्या कर दिया है, देखो। क्या वह यूजलेस पर्सन पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? माहौल पूरी तरह एक्सप्लोसिव हो चुका था और एल्डर्स का गुस्सा अब वायु युअन जेन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। अंत में सभी एल्डर्स ने एक साथ आवाज उठाई, वायु युअन जेन, हम सभी मिलकर तुम्हारे क्लैन चीफ के पद से तुम्हें हटाने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ वायु लुओमिया पहले ही लेवल 88 तक पहुंच चुका था और उसके अंदर लेवल 90 ब्रेक थ्रू करने की संभावना मौजूद थी। लेकिन इस समय क्लैन के अंदर पैदा हुआ क्राइसिस इतना बड़ा था कि किसी को अपनी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू से ज्यादा अपनी फैमिली की सर्वाइवल की चिंता होने लगी थी। बस अब बहुत हुआ। मैं यहाँ तुम लोगों की लड़ाई देखने नहीं आया हूँ। तुमने अपनी नजरें सभी एल्डर्स पर टिकाई और शांत लेकिन दबदबे भरी आवाज में कहा, पहले अपनी फैमिली की आपसी लड़ाई बंद करो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा क्लैन हमें उचित कॉम्पेंसेशन दे। अगर तुम लोगों ने सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो आज का दिन ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के अंत का दिन हो सकता है। यह सुनते ही जो एल्डर्स कुछ देर पहले गुस्से से लाल हुए जा रहे थे, उनके चेहरे अचानक सफेद पड़ गए। आसपास मार्शियल सोल हॉल की विशाल आर्मी खड़ी थी और उस ओवरवेलमिंग फॉर्मेशन को देखकर सभी समझ गए कि सिचुएशन अब उनके कंट्रोल में नहीं है। इस मामले में गलती साफ तौर पर उनके क्लैन की तरफ से थी। सामने वाला व्यक्ति खुद उनके घर तक आ चुका था और उसके पास ऐसा करने का पूरा रीजन भी था। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए भी मार्शियल सोल हॉल को गलत ठहराना आसान नहीं था। सामने खड़ी विशाल और पावरफुल आर्मी को देखते हुए सभी एल्डर्स के सिर पर चिंता छा गई। उन्हें साफ समझ आ गया कि इस बार भारी कीमत चुकाए बिना मामला खत्म नहीं होने वाला। 6 एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर फिर से गुस्सा दिखाई देने लगा। आखिर यह सब वायु एक्सआईओ गैंग की वजह से हुआ था। फर्स्ट एल्डर ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए सावधानी से पूछा, मार्शियल सोल हॉल आखिर किस तरह का कॉम्पेंसेशन चाहता है? अगर हम यह क्राइसिस अभी सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी मैटर्स बाद में देखे जा सकते हैं। वह अच्छी तरह जानता था कि इस समय वायु युअन जेन को ब्लेम करने से ज्यादा जरूरी सामने खड़े पावरफुल एनिमी को शांत करना है। तुम्हारे चेहरे पर हल्की और सीमिंगली फ्रेंडली स्माइल दिखाई दी। तुमने शांत आवाज में कहा, मैं कोई अत्याचारी या अनरीजनेबल पर्सन नहीं हूं। इसलिए कॉम्पेंसेशन की 3 कंडीशंस हैं। पहली, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के टेरिटोरी का 15% हिस्सा अब मार्शियल सोल हॉल के कंट्रोल में रहेगा और क्लैन को उसमें किसी भी तरह की इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं होगा। यह सुनते ही आसपास खड़े एल्डर्स के चेहरे और भी गंभीर हो गए। तुमने बिना रुके दूसरी कंडीशन बताई। दूसरी कॉम्पेंसेशन के तौर पर 500 मिलियन गोल्ड सोल कॉइंस। तुम्हारी आवाज बिल्कुल काम थी, जैसे तुम कोई सामान्य बात कर रहे हो।
लेकिन क्लैन मेंबर्स के लिए यह अमाउंट बहुत बड़ा था। इसके बाद तुमने तीसरी कंडीशन सामने रखी, और तीसरी, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की 50% इंडस्ट्रीज और प्रॉपर्टीज मार्शियल सोल हॉल के ओनरशिप में ट्रांसफर की जाएंगी। यह सुनते ही पूरे क्लैन में सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि यह केवल कॉम्पेंसेशन नहीं था, बल्कि उनके क्लैन की फाउंडेशन को हिला देने वाला फैसला था। वायु युअन ज़ेन का चेहरा बेहद अगली हो गया। वह तुम्हारी तरफ देख रहा था। तुम उससे उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन तुम्हारी अथॉरिटी और स्ट्रेंथ उसके लिए पूरी तरह अलग लेवल की थी। फिर भी उसने अपने प्राइड को संभालते हुए अपने 9 सोल रिंग्स रिलीज कर दिए और कहा, आप जो कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। अगर हम इतना सब दे दें तो हमारा क्लैन अपनी फाउंडेशन तक खो देगा। हमारे ट्रेजरी में भी इतनी वेल्थ मौजूद नहीं है। सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से आप मेरे फैमिली के हजारों वर्षों से बनाए गए इंडस्ट्रीज और प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं। सीनियर, यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं इस मैटर पर आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूं। वह अभी तक यह नहीं जानता था कि कुछ ही समय पहले तुम नए पोप बने हो, और यह खबर अभी अपर 3 सेक्स तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी। तुमने उसकी तरफ देखते हुए कामली कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मार्शियल सोल हॉल का नया पोप कियान एक्सयूएन फेंग हूँ। तुम्हारी बात खत्म होते ही तुम्हारे हाथ में डिवाइन जजमेंट व्हिप दिखाई दिया। उसी पल तुम्हारे पीछे 6 ब्लैक और 3 रेड सोल रिंग्स की टेरिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन फैल गई। कुल 9 सोल रिंग्स की पावर ने पूरे बैटलफील्ड को दबा दिया, और तुम्हारे शरीर के आसपास गोल्डन फ्लेम्स भी भड़क उठीं। तुम्हारी ओवरवेलमिंग ऑरा देखकर सामने खड़े सभी लोग पूरी तरह शॉक्ड रह गए। तुमने अपनी नजरें सीधे वायु युअन ज़ेन पर टिकाईं और पूछा, क्या वायु क्लैन मास्टर मेरे नए पोप बनने के बाद मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते हैं? तुम्हारी नजरों में हल्की सी टीजिंग दिखाई दे रही थी। तुम्हारे लिए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन कोई बड़ा थ्रेट नहीं था। पूरी क्लैन की स्ट्रेंथ मिलाकर भी वे 2 टाइटल्ड डुलियो मुश्किल से जुटा सकते थे, और उनके बाकी मेंबर्स की तुलना मार्शियल सोल हॉल की करंट पावर से करना भी संभव नहीं था। वायु युअन ज़ेन ने जैसे ही तुम्हारी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसके चेहरे की सारी एरोगेंस तुरंत गायब हो गई। उसने समझ लिया कि सामने खड़ा नया पोप केवल पोजीशन के कारण पावरफुल नहीं है, बल्कि उसकी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है। उसने अपनी टोन नरम करते हुए कहा, पोप, क्या आप अपर 3 सेक्स के सम्मान को देखते हुए कॉम्पेंसेशन को थोड़ा कम नहीं कर सकते? 500 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स तो हमारा क्लैन किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने उसे देखते हुए बिना किसी इमोशन के कहा, मैं नेगोशिएशन नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि क्या करना है। आज कॉम्पेंसेशन पूरा नहीं हुआ तो कल से दुनिया में ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन नाम की कोई शक्ति नहीं बचेगी। तुम्हारे शब्दों के साथ पूरा माहौल और भी भारी हो गया। वायु युअन ज़ेन के चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा यह यंग पोप केवल बातों से नहीं, बल्कि अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ भी उसे पूरी तरह दबा सकता है। वायु युअन ज़ेन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने भीतर की फ्रस्ट्रेशन को दबाए खड़ा था और सामने तुम्हें हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ देख रहा था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या पोप मेरे साथ कुछ मूव्स एक्सचेंज करना चाहते हैं? तुम्हारी आंखों में तुरंत हल्की चमक आई। तुमने शांत लेकिन प्रोवोकेटिव टोन में कहा, HMPH, मैं भी यही चाहता था। वायु युअन ज़ेन तुम्हारे डिसमिसिव एटीट्यूड से पूरी तरह भड़क गया। उसकी ब्रीदिंग तेज हो गई और उसने जोरदार रोर के साथ अपना मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर दिया। आसमान में लाइटनिंग चमक उठी। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक आर्क्स घूमने लगे और उसका शरीर तेजी से विशाल होने लगा। कुछ ही पलों में उसके शरीर पर डीप ब्लू ड्रैगन स्केल्स फैल गए और उसकी फिंगर्स पावरफुल ड्रैगन क्लॉस में बदल गईं। एक टेरिफाइंग ड्रैगन रोर पूरे क्लैन में गूंज उठा। उसके आसपास 9 सोल रिंग्स फ्लोटिंग थे और उसके शरीर से निकलने वाली पावरफुल ड्रैगन ऑरा ने पूरे बैटलफील्ड की एटमॉस्फेयर को भारी बना दिया। वायु युअन ज़ेन की स्ट्रेंथ देखकर आसपास मौजूद सोल मास्टर्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए। उसने अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हें दबाने की कोशिश की। तुमने उसकी ओर देखते हुए काम एक्सप्रेशन में कहा, अगर वायु क्लैन मास्टर इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं तो मैं भी आपकी एबिलिटीज को अच्छी तरह टेस्ट कर लेता हूं। तुम्हारी वॉइस में कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्पष्ट था। अगले ही पल तुम्हारी ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गई। तुम्हारी ओवरऑल एट्रीब्यूट्स में 600% तक का टेरिफाइंग इंक्रीज हुआ और तुम्हारे हाथ में मौजूद डिवाइन जजमेंट व्हिप हल्का सा वाइब्रेट करने लगा। फिर तुमने अपनी सेकंड सोल स्किल एक्टिवेट की, एंजल होली स्ट्राइक। लाल रंग का लंबा व्हिप लाइटनिंग जैसी स्पीड से आगे बढ़ा। उसके साथ टेरिफाइंग पावर जुड़ी हुई थी।
अटैक ने सामने मौजूद विशाल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन को सीधा हिट किया और वायु युवन जेन को जमीन की ओर जोरदार तरीके से स्मैश कर दिया। उसके विशाल शरीर के जमीन से टकराते ही आसपास की अर्थ तक कांप उठी। तुम हवा में ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे पड़े वायु युवन जेन को देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोले, वायु क्लैन मास्टर, अभी तो मैंने आपके क्लैन की टेक्निक्स को प्रॉपरली एक्सपीरियंस भी नहीं किया, फिर आप इतनी जल्दी जमीन पर क्यों लेट गए? लेकिन तुमने उसे उठने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हारे हाथ का डिवाइन जजमेंट व्हिप दोबारा हवा में उठा और अगले ही पल जोरदार तरीके से नीचे गिरा। एक के बाद एक अटैक्स वायु युवन जेन के शरीर पर पड़ने लगे और उसके ड्रैगन स्केल्स पर कई डीप वुंड्स दिखाई देने लगे। इसके बाद कोरोसिव पर्पल फ्लेम्स उसकी ड्रैगन बॉडी के चारों तरफ लिपट गईं और लगातार बर्न करने लगीं। फ्लेम्स केवल उसकी बाहरी बॉडी को नहीं जला रही थीं, बल्कि उसकी सोल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी लगातार वीकन कर रही थीं। वायु युवन जेन दर्द से कराहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अटैक्स इतने लगातार और पावरफुल थे कि उसे ठीक से बोलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। तुमने फिर हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा, वायु क्लैन मास्टर, क्या आप अभी भी सरेंडर नहीं करेंगे? लेकिन काफी देर तक तुम्हें कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। कुछ समय बाद वायु युवन जेन ने बड़ी मुश्किल से अपनी कमजोर आवाज में कहा, मैं सरेंडर करता हूं। असल में यह ऐसा नहीं था कि वह सरेंडर नहीं करना चाहता था, बल्कि तुमने उसे लगातार अटैक्स से दबाए रखा था और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। जैसे ही तुमने आखिरकार उसकी बात सुनी, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स ने तुरंत सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। फर्स्ट एल्डर ने अपने माथे से कोल्ड स्वेट पोंछते हुए कहा, हम सरेंडर करते हैं। ओप, कृपया हमारे साथ ट्रेजरी चलिए। कॉम्पेंसेशन का जो हिस्सा हमारे पास मौजूद है वह हम आपको दे देंगे। इसके बाद उसने पास खड़े वायु लुओमिया की ओर मुड़कर आदेश दिया, तुम तुरंत इंडस्ट्रीज ट्रांसफर करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करो। मैं पोप के साथ ट्रेजरी में जाकर कॉम्पेंसेशन की पेमेंट पूरी करता हूँ। कुछ देर बाद तुम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के ट्रेजरी के अंदर खड़े थे। वहां मौजूद रिसोर्सेस की पूरी चेकिंग और काउंटिंग पूरी हो चुकी थी। तुम्हारे सामने रखी वेल्थ देखकर तुम्हारा मूड काफी अच्छा हो गया। कुल मिलाकर ट्रेजरी में लगभग 200 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स मौजूद थे। इसके अलावा ट्रू ड्रैगन 9 क्राउन्स भी मिली, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 150 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स थी। तुमने रिमेनिंग 150 मिलियन के बारे में एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहा, बाकी 150 मिलियन तुम्हें फ्यूचर में वापस करने होंगे। इसे भूलना मत। तुम्हारे चेहरे पर हल्की स्माइल थी, लेकिन एल्डर्स समझ चुके थे कि इस स्माइल के पीछे कितनी टेरिफाइंग अथॉरिटी छिपी हुई है। ट्रू ड्रैगन 9 क्राउन्स का मिलना तुम्हारे लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। मार्शियल सोल हॉल में अभी भी कई टाइटल्ड डुलियो ऐसे थे जिन्हें सूटेबल सोल बोन या पावरफुल रिसोर्सेस नहीं मिले थे। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो जैसे पावरफुल एल्डर्स के पास भी कंप्लीट सोल बोन इक्विपमेंट नहीं था। ये सोल बोन्स तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए जरूरी नहीं थीं, लेकिन तुम्हारे अंडर काम करने वाले टाइटल्ड डुलियो की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये बेहद यूजफुल साबित हो सकती थीं। इसलिए इस लूट का सही इस्तेमाल मार्शियल सोल हॉल की फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता था। तुमने सभी रिसोर्सेस को अपने स्टोरेज में सुरक्षित कराया और फिर एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मार्शियल सोल हॉल के बाकी पर्सनल जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद है कि अगली बार मुझे यहाँ कॉम्पेंसेशन लेने के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा। तुम्हारे जाने की बात सुनते ही ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स ने तुरंत रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, वी रिस्पेक्टफुली सी यू ऑफ। पोप, तुम अपनी सोल सेंट आर्मी के साथ वहां से शांतिपूर्वक निकल गए। पीछे खड़े एल्डर्स तब तक तुम्हारी फिगर को देखते रहे जब तक तुम उनकी नजरों से पूरी तरह गायब नहीं हो गए। इस पूरी घटना के बाद ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को पहली बार एहसास हुआ कि मार्शियल सोल हॉल का नया पोप पहले के किसी भी लीडर से अलग था। तुम्हारे आने के साथ कॉन्टिनेंट की पावर बैलेंस भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुकी थी। सनसेट फॉरेस्ट के बीच एक खाली जगह पर कियान एक्सयूएन फेंग ने ऊंची आवाज में अपनी आर्मी को आदेश दिया, अब हम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के खिलाफ एक्सपेडिशन के लिए निकलेंगे। इस अभियान में शामिल हर व्यक्ति को 50,000 गोल्ड सोल कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलेगा, और जो भी व्यक्ति सनसेट फॉरेस्ट के अंदर दुगुब्बो को खोज निकालेगा उसे अतिरिक्त 4 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स दिए जाएंगे। अभी अभी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से मिले 200 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स में से उसने 10 मिलियन से ज्यादा रकम निकाल ली थी। आधी रकम सोल सेंट लीजन के रिवॉर्ड्स के लिए थी और बाकी आधी दुगुब्बो तथा आइस फायर येन यांग वेल को खोजने वाले लोगों के लिए रखी गई थी। सिर्फ 4 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स का रिवॉर्ड ही इतना था कि उससे एक हाई क्वालिटी 1000 ईयर सोल बोन खरीदा जा सकता था। यह सुनते ही पूरी सोल सेंट लीजन में एक्साइटमेंट फैल गई। 4 लोगों की एक टीम तुरंत आगे बढ़ी और सर्च शुरू कर दी।
कियान एक्सयूएन फेंग को अपने लोगों की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं थी। 100 सोल सेंट्स की यह पावरफुल फॉर्मेशन पूरे सनसेट फॉरेस्ट को आसानी से स्वीप कर सकती थी। जब तक कोई बेहद टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस सामने न आ जाए, इस फॉरेस्ट में ऐसा कोई थ्रेट नहीं था जो इस पूरी आर्मी को आसानी से रोक सके। कुछ ही समय बाद 4 सोल सेंट्स तेजी से आगे बढ़े और उन्हें पोप के सामने रिपोर्ट करने का मौका मिला। गोस्ट डुलियो को पहले ही आइस फायर येन यांग वेल को खोजने का आदेश दिया गया था। अभी इन 4 सोल सेंट्स ने फॉरेस्ट के आउटर एरिया में एक पॉइजनस रीजन खोजा ही था कि उनका सामना एक 80,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट से हो गया। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजा। सिग्नल मिलने के बाद 2 पावरफुल एक्सपर्ट्स ने समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया। कियान एक्सयूएन फेंग ने उनकी रिपोर्ट सुनकर संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छा काम किया। वापस लौटने के बाद तुम्हें मिलियन लेवल रिवॉर्ड मिलेगा और तुम्हारे डिसेंडेंट्स को भी मार्शल सोल हॉल की तरफ से स्पेशल रिसोर्सेस मिलेंगे। हम उन्हें कल्टीवेट करने में मदद करेंगे। अगर भविष्य में वे सोल सेंट लेवल तक पहुंचते हैं तो उन्हें सीधे किसी ब्रांच का मास्टर बनाया जा सकता है। कियान एक्सयूएन फेंग अपने कैपेबल सबॉर्डिनेट्स के साथ कभी अनफेयर नहीं होता था। जो व्यक्ति उसके लिए रिजल्ट ला सकता था, उसे वह हमेशा उचित रिवॉर्ड देता था। चारों सोल सेंट्स यह सुनकर शॉक्ड भी हुए और बेहद खुश भी। उन्होंने तुरंत सैल्यूट किया। इसी दौरान गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर ने सिग्नल भेजकर बाकी सभी लोगों को वापस बुला लिया। टारगेट मिल चुका था, इसलिए अब बेवजह सर्च जारी रखने की जरूरत नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद पूरी सोल सेंट लीजन गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर की गाइडेंस में वैली के बाहर पहुंच गई। वैली के आउटर एरिया में पॉइजनस गैस फैली हुई थी, लेकिन इतनी पावरफुल सोल सेंट लीजन के लिए वह पॉइजन कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सभी लोग बिना ज्यादा परेशानी के अंदर बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वे वैली के सेंटर में पहुंचे, पॉइजनस गैस अचानक कम होने लगी और हवा में हल्की सल्फर की स्मेल महसूस होने लगी। लेकिन उसके साथ ही जमीन के चारों तरफ रेयर मेडिसिनल हर्ब्स दिखाई देने लगी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्टन रह गए। गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर भी सामने फैले इस विशाल मेडिसिनल गार्डन को देखकर कुछ समय के लिए चुप हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने डेंजरस पॉइजनस वैली के अंदर ऐसी हिडन पैराडाइज जैसी जगह मौजूद हो सकती है। उसने क्यूरियोसिटी से कियान एक्सयूएन फेंग की तरफ देखा और मन में सवाल उठाया कि आखिर उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। कियान एक्सयूएन फेंग ने केवल हल्की स्माइल दी और कहा, एक डिवाइन बीइंग ने मुझे इसके बारे में बताया था। उसने इस इंफॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट उस मिस्टेरियस डिवाइन इनहेरिटेंस को दे दिया। गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर पहले से जानता था कि कियान एक्सयूएन फेंग को किसी डिवाइन बीइंग ने चुना है, इसलिए उसके लिए यह एक्सप्लेनेशन पूरी तरह बिलीवेबल थी। इतनी मिस्टेरियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह के बारे में केवल कोई डिवाइन बीइंग ही जानकारी दे सकता था। कियान एक्सयूएन फेंग ने सभी को संकेत किया, मेरे साथ अंदर आओ। इन इमोर्टल हर्ब्स का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए हर किसी को इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बाहर रहकर सिक्योरिटी संभालें। अगर दुगुबो मिल जाए तो पहले उसे रिक्रूट करने की कोशिश करना। अगर वह हमारे साथ आने से मना करे तो उसे वहीं खत्म कर देना। इसके बाद कियान एक्सयूएन फेंग और कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स वैली के अंदर आगे बढ़े। जैसे जैसे वे वैली के सेंटर की तरफ पहुंचे, सल्फर की स्मेल और ज्यादा इंटेंस होती गई। आखिरकार उनके सामने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्प्रिंग दिखाई दिया। उसका एक हिस्सा ब्राइट रेड था, जबकि दूसरा हिस्सा डीप ब्लू था। दोनों अलग अलग एलिमेंट्स की तरह साफ दिखाई दे रहे थे और फिर भी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे थे। दोनों साइड्स एक स्ट्रेंज लेकिन परफेक्टली बैलेंस्ड स्टेट में मौजूद थीं। इस अद्भुत जगह को देखकर मून गुआन की आंखें फैल गईं। उसने आसपास उगी हुई रेयर इमोर्टल हर्ब्स को देखा और उसकी ब्रीदिंग तक तेज हो गई। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि पॉइजनस वैली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इमोर्टल हर्ब्स छिपी हो सकती हैं। उसने इमोशनल होकर कहा, एक इमोर्टल हर्ब मिलना भी बेहद मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो इतनी सारी इमोर्टल हर्ब्स मौजूद हैं। उसने अपने साथ आए ओल्ड गोस्ट की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इन हर्ब्स को पहचानते हो? मून गुआन भी खुद इस तरह की जगह पहली बार देख रहा था, लेकिन उसके फैमिली में जनरेशंस से इमोर्टल हर्ब इलस्ट्रेशंस और रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखे गए थे। उसने बताया कि उसके एंसेस्टर्स ने वर्षों तक इन हर्ब्स की खोज की थी, लेकिन उन्हें कभी एक भी जेन्युइन इमोर्टल हर्ब नहीं मिली थी। और आज उसके सामने इतनी सारी इमोर्टल हर्ब्स मौजूद थीं। वह एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और फिर कियान एक्सयूएन फेंग के सामने रिस्पेक्टफुली झुककर बोला, पोप सॉरी। मैं थोड़ी देर के लिए अपना कंपोजर खो बैठा था। कियान एक्सयूएन फेंग ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने कहा, कोई बात नहीं,
तुम इमोर्टल हर्ब्स को पहचानते हो और गोस्ट एल्डर के साथ कई वर्षों से आइस फायर येन यांग वेल की तलाश भी कर रहे थे। इसलिए अब इन इमोर्टल हर्ब्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम दोनों पहले अपनी पसंद की 2 हर्ब्स चुन सकते हो। कियान एक्सयूएन फेंग खुद इमोर्टल हर्ब्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए मून ग्वान को यह काम सौंपना सबसे प्रैक्टिकल डिसीजन था। साथ ही उसे रिवॉर्ड देकर अपने कैपेबल सबॉर्डिनेट्स का लॉयल्टी भी और मजबूत करना था। मून ग्वान ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू पोप, और तुरंत झुककर इमोर्टल हर्ब्स की केयरफुल सर्च शुरू कर दी। वह एक एक प्लांट को ध्यान से देख रहा था और किसी भी वैल्यूएबल हर्ब को मिस नहीं करना चाहता था। कुछ समय बाद वह वापस लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की डिसअपॉइंटमेंट थी। उसने रिस्पेक्टफुली कहा, योर मैजेस्टी, यहाँ एक इमोर्टल हर्ब है जिसका नाम लाप्सिक हार्ट ब्रोकन रेड है। यह बेहद स्पेशल हर्ब है और इसे केवल वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जिसके अंदर सच्चा और बेहद गहरा लव हो। इसके बाद उसने अपनी पसंद की हर्ब्स चुनना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैंने चुन लिया है। यह सेलेस्टियल फ्रेग्रेंट सिल्क हर्ब मेरे मार्शियल सोल और कल्टीवेशन के साथ परफेक्टली कंपैटिबल है। इसे लेने के बाद मुझे आगे चलकर सुपर डुलियो लेवल तक ब्रेक थ्रू करने की उम्मीद है। मून ग्वान ने 2 इमोर्टल हर्ब्स अपने हाथ में उठाईं। उनमें से एक ड्रीम लाइक ऑर्चिड फ्लावर थी, जिसे उसने गोस्ट डुलियो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओल्ड गोस्ट, यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर परसेप्शन को एनहांस कर सकती है। शायद इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को एक और ब्रेक थ्रू मिल जाए। गोस्ट डुलियो ने हर्ब को केयरफुली स्वीकार किया। मून ग्वान ने अपनी दूसरी इमोर्टल हर्ब भी बेहद सावधानी से सुरक्षित कर ली। बाकी सभी इमोर्टल हर्ब्स को मार्शियल सोल हॉल में वापस ले जाकर बाद में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। कियान एक्सयूएन फेंग ने मून ग्वान की तरफ देखते हुए कहा, बाकी हर्ब्स को मार्शियल सोल हॉल वापस ले चलेंगे। बाद में हमें सुप्रीम एल्डर्स और बाकी टाइटल्ड डुलियो के लिए सूटेबल इमोर्टल हर्ब्स चुननी होंगी। इस काम में तुम्हारी मदद फिर चाहिए होगी। मून ग्वान ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, एज यू कमांड पोप। पूरी वैली को केयरफुली सर्च करने के बाद कियान एक्सयूएन फेंग अपनी पूरी टीम के साथ वापस निकल पड़ा। उसने वैली की सुरक्षा के लिए 2 सोल डुलियो वहीं छोड़ दिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इन प्रेशियस इमोर्टल हर्ब्स तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ मार्शियल सोल हॉल में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। कियान एक्सयूएन जी इस समय एक विशाल पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के सामने बैठा हुआ था। डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगभग एक छोटी माउंटेन जैसा दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन कराहते हुए सोचा, बिग ब्रदर, जल्दी वापस आ जाओ। यह पोप बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं एक दिन भी और यह काम नहीं करना चाहता। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। तभी पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी, अभी तक डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं किए। कियान एक्सयूएन जी ने सिर उठाकर देखा तो लिंग युअन धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखों में वार्मथ और अफेक्शन थी। उसे कियान एक्सयूएन जी की हालत देखकर हल्की हंसी आ गई। कियान एक्सयूएन जी के चेहरे की सारी चिंता अचानक गायब हो गई। वह तुरंत खड़ा हुआ और उसे सहारा देकर बैठाते हुए प्यार और चिंता से बोला, यान एर, तुम यहाँ कैसे आई? लिंग युअन ने शांत आवाज में कहा, मैंने देखा कि इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। कियान एक्सयूएन जी ने उसे रियश्योर करते हुए कहा, डोंट वरी, बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिनिश कर लूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें बार बार घूमने की जरूरत नहीं है। उसने बेहद जेंटल तरीके से उसके पेट पर हाथ रखा और उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित दिखाई दिया। लिंग युअन ने हल्की स्माइल के साथ कहा, तुम इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने पिता को क्यों नहीं दे देते? सुप्रीम हॉल के एल्डर्स भी खाली बैठे रहते हैं, वे भी इन मैटर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब तुम लेवल 89 तक पहुंच चुके हो, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कियान एक्सयूएन जी ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन मेरे फादर भी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं और मेरा बिग ब्रदर तो वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पसंद नहीं करता, इसलिए आखिर में मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है। उसके चेहरे पर साफ फ्रस्ट्रेशन थी। उसके पिता और बड़े भाई दोनों हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना चाहते थे और अंत में पूरा वर्कलोड उसी के शोल्डर्स पर आ गया था। उसने लिंग युअन का हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगले 6 महीनों के अंदर मैं जरूर टाइटल्ड डुलियो बन जाऊंगा। अगले दिन कियान एक्सयूएन फेंग सोल सेंट लीजन के साथ वापस लौटा। जब कियान दाओलियो को पता चला कि उसके बेटे ने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की लगभग पूरी वेल्थ खाली कर दी है,
और यहाँ तक कि उनके वैल्यूएबल इनहेरिटेंस सोल बोन्स भी वापस ले आया है, तो उसके दिल में बेहद खुशी हुई। उसने गर्व से कहा, मेरे बेटे कियान एक्सयूएन फेंग ने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मार्शियल सोल हॉल को एक दिन उसके पीक तक लेकर जाएगा। तभी कियान एक्सयूएन जी ने कियान एक्सयूएन फेंग को देखते ही राहत की सांस ली और तुरंत शिकायत शुरू कर दी, बिग ब्रदर, तुम आखिर आ ही गए। कल मैंने पूरा दिन डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल मैटर्स संभालते हुए निकाल दिया। मैं तो लगभग मर ही गया था। पिछली रात वह देर रात तक अक्यूमुलेटेड पेपर वर्क पूरा करता रहा था। अगर यह वर्कलोड उसके पुराने रूटीन का हिस्सा होता तो शायद वह सच में थककर गिर जाता। कियान एक्सयूएन फेंग ने उसकी हालत देखकर कहा, डोंट वरी, आगे से मैं कुछ लोगों को अरेंज कर दूंगा जो तुम्हारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। अब मेरे साथ वर्शिप हॉल चलो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है। शायद इसकी मदद से तुम सीधे टाइटल्ड डुलियो लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सको। यह सुनते ही पेपर वर्क से परेशान कियान एक्सयूएन जी की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी। दोनों वर्शिप हॉल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर कियान एक्सयूएन फेंग ने इमॉर्टल हर्ब्स के बारे में बताया, जो कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में बेहद पावरफुल इफेक्ट रखती थीं। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो ने क्यूरियोसिटी से उस इमॉर्टल हर्ब को देखा और पूछा, क्या यह हर्ब सच में उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जितना तुम बता रहे हो? कियान दाओलियो की तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर रहा, लेकिन इन हर्ब्स के इफेक्ट्स बहुत अनबिलीवेबल हैं। अगर यह सच में किसी व्यक्ति को लेवल 99 एब्सोल्यूट डुलियो तक ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती हैं, तो फ्यूचर में मार्शियल सोल हॉल के पास शायद 8 तक एब्सोल्यूट डुलियो हो सकते हैं। कियान एक्सयूएन फेंग ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया, मून ग्वान ने भी यही बताया है। इसके इफेक्ट्स वास्तव में इतने पावरफुल हैं, कुछ एल्डर्स बाहर से काम दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के अंदर एक्साइटमेंट और शौक साफ छिपा हुआ था। एब्सोल्यूट डुलियो के रियल्म को टच करने की केवल थोड़ी सी पॉसिबिलिटी भी उनके लिए बेहद बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। कियान एक्सयूएन फेंग अपने फादर और कई एल्डर्स के साथ वर्शिप हॉल में पहुंचा। उसके साथ मून ग्वान और गोस्ट डुलियो भी थे। जैसे ही बाकी एल्डर्स ने इमॉर्टल हर्ब्स को देखा, उनकी नजरों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगी। कियान एक्सयूएन फेंग ने हाथ उठाकर कहा, अंकल्स, पहले काम हो जाइए। मैं हर व्यक्ति के लिए सुटेबल इमॉर्टल हर्ब अरेंज करूंगा। इसके बाद मून ग्वान आगे बढ़ा और अलग अलग एल्डर्स के लिए हर्ब्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर को एक पावरफुल हर्ब दी गई, जिसका उद्देश्य उसकी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना था। बियर लायन एल्डर को ऐसी इमॉर्टल हर्ब मिली जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर को मासिवली एनहांस कर सकती थी और जिसकी मदद से उसके लेवल 97 से लेवल 98 सुपर डुलियो तक पहुंचने की संभावना थी। डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होते ही कई एल्डर्स ने वहीं इमॉर्टल हर्ब्स को कंज्यूम करके उनका इफेक्ट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। कियान एक्सयूएन फेंग ने खुद केवल एक स्पेशल हर्ब ली, जबकि कियान दाओलियो ने एक फिनिक्स टाइप इमॉर्टल हर्ब अपने पास सुरक्षित रख ली। वह पहले से लेवल 99 एब्सोल्यूट डुलियो था, इसलिए उसके लिए इस समय इमॉर्टल हर्ब का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं था। उसने फैसला किया कि इसे आने वाली अगली जनरेशन यानी अपने फ्यूचर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के लिए सुरक्षित रखेगा। कियान एक्सयूएन फेंग को भी इमॉर्टल हर्ब की ज्यादा जरूरत नहीं थी। वह 4 ग्रेट एंजल्स के किंग की पावर रखता था और उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पॉइजन या ऑर्डिनरी एलिमेंटल इफेक्ट्स उस पर आसानी से असर नहीं करते थे। उसके लिए फिलहाल सबसे जरूरी चीज उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करना था, ताकि वह एंजल्स हेड सोलबोन की पावर को और पूरी तरह अवेकन कर सके। कुछ ही समय बाद वर्शिप हॉल के अंदर एक के बाद एक कई पावरफुल ऑयरास फैलने लगीं। इमॉर्टल हर्ब्स का इफेक्ट सामने आ चुका था। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो ने सबसे पहले ब्रेक थ्रू किया और लेवल 99 एब्सोल्यूट डुलियो रियल में प्रवेश कर लिया। बियर लायन डुलियो और एक अन्य पावरफुल एल्डर लेवल 98 सुपर डुलियो तक पहुंच गए। लाइट स्पिरिट डुलियो, 1000 जून डुलियो और डीमन डुलियो जैसे कई एल्डर्स ने लेवल 97 की स्ट्रेंथ प्राप्त कर ली। मून ग्वान और गोस्ट डुलियो की कल्टीवेशन भी फाइनली उस लेवल तक पहुंच गई जहां वे जेन्युइन टाइटल्ड डुलियो बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। कियान एक्सयूएन फेंग ने सभी एल्डर्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आपकी कल्टीवेशन में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट मार्शियल सोल हॉल की ओवरऑल स्ट्रेंथ को पूरी तरह बदल देगा। अब अगर अपर 3 सेक्ट्स और दोनों एम्पायर्स भी एक साथ हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, तब भी उन्हें मार्शियल सोल हॉल के सामने आसानी से जीत नहीं मिलेगी। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो सबसे ज्यादा खुश था। उसने पहले ही एब्सोल्यूट डुलियो बनने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे ऐसा प्रेशियस अपॉर्चुनिटी मिल गया था।
उसने इमोशनल होकर कहा, यह सब उस इमोर्टल हर्ब की वजह से पॉसिबल हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस रियल्म तक पहुंचने का चांस मिलेगा। कियान एक्सयूएन फेंग ने कामली कहा, यह आपका अपना टैलेंट और मेहनत है। जितने स्ट्रॉन्गर हमारे एल्डर्स होंगे, मार्शल सोल हॉल उतना ही तेजी से अपने पुराने पीक को वापस हासिल कर सकेगा। इसके बाद कियान एक्सयूएन फेंग की नजर अपने अपने छोटे भाई कियान एक्सयूएन जी पर गई, जो अभी अभी लेवल 90 के करीब पहुंच चुका था। उसके मन में तुरंत एक कैलकुलेशन शुरू हो गई, अब अपने छोटे भाई के लिए कौन सा सुटेबल 9th सोल रिंग ढूंढा जाए। कियान एक्सयूएन फेंग ने अपने छोटे भाई को देखते हुए कहा, लिटिल जी, अगले कुछ दिनों तक अपनी करंट कल्टीवेशन को अच्छी तरह स्टेबलाइज करो। मैं तुम्हारे लिए सुटेबल 100,000 ईयर सोल बीस्ट ढूंढने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे 9th सोल रिंग के लिए ऑर्डिनरी सोल बीस्ट बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनकर कियान एक्सयूएन जी के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। उसने उत्साह से कहा, थैंक यू बिग ब्रदर। उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन और भी बढ़ गई। दूसरी तरफ कियान एक्सयूएन फेंग ने मून ग्वान और गोस्ट डुलियो को एक नया आदेश दिया। दोनों को पूरे कॉन्टिनेंट में खबर फैलानी थी कि मार्शल सोल हॉल में नए पोप का राज शुरू हो चुका है। साथ ही 3 महीने बाद अपर 3 सेक्स और लोअर 4 सेक्स की नई सिलेक्शन होने वाली थी। यह खबर पूरे कॉन्टिनेंट में मार्शल सोल हॉल के ऑफिशियल डिक्री के रूप में भेज दी गई। जैसे ही यह डिक्री अलग अलग किंगडम्स और सेक्स तक पहुंचा, पूरे कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल सिचुएशन में हलचल मच गई। कई सेक्स जो पहले अपर 3 सेक्स की पोजीशन पाने की उम्मीद खो चुके थे, अब लोअर 4 सेक्स की जगह के लिए भी पूरी ताकत लगाने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान कियान एक्सयूएन फेंग ने एक और प्लान बनाया। उसने कहा कि जो लोग उससे मिलने आए, उन्हें बता दिया जाए कि उसके पास किसी योग्य सोल मास्टर को टाइटल्ड डुलिओरियन तक ब्रेक थ्रू कराने का तरीका मौजूद है। अगली सुबह 7 सेक्स की सिलेक्शन का ऑफिशियल डिक्री पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुका था। सभी मेजर फोर्सेस अपने अपने प्लान्स बनाने लगीं। कई सेक्स अंदर ही अंदर एक्साइटेड थे और लोअर 4 सेक्स में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे थे। इसी बीच एलिफेंट आर्मोर सेक्ट के लीडर हु यंझे को पोप हॉल से बुलावा मिला। वह बिना समय गवाए तुरंत पोप हॉल पहुंचा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए और रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, हु यंझे पोप के सामने उपस्थित है। हु यंझे पहले से ही मार्शल सोल हॉल का सबसे लॉयल अफिलिएटेड सेक्ट लीडर था और उसकी लॉयल्टी को लेकर किसी को ज्यादा डाउट नहीं था। कियान एक्सयूएन फेंग ने बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज के एक मेडिसिन बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, हु यंझे, इस इमोर्टल हर्ब को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारे लेवल 90 ब्रेक थ्रू की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब तुम लेवल 90 तक पहुंच जाओ, तब मेरे 2 एल्डर्स तुम्हें 9th सोल रिंग ऑब्टेन करने के लिए पर्सनली गाइड करेंगे। हु यंझे की आंखों में शौक और एक्साइटमेंट दोनों दिखाई देने लगे। कियान एक्सयूएन फेंग ने किसी भी तरह की अननेसेसरी बात नहीं की और सीधे मेडिसिन बॉक्स उसके हाथ में दे दिया। हु यंझे के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को तुरंत हर्ब कंज्यूम करने से रोका और डीप बो करते हुए कहा, पोप, आगे से एलिफेंट आर्मोर सेक्ट पूरी तरह मार्शल सोल हॉल के प्रति लॉयल रहेगा। हम आपकी कमांड को अपना हाईएस्ट ऑर्डर मानेंगे। कियान एक्सयूएन फेंग ने शांत भाव से कहा, अब इसे कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वायु युअन जेन को मैंने पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया है। 1 महीने बाद सेक्ट सिलेक्शन होने वाली है। उस समय ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को अपर 3 सेक्स की पोजीशन से नीचे खींचना है। यह सुनते ही हु यंझे की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई दिया। कियान एक्सयूएन फेंग के मन में तुरंत निंग फेंग जी का विचार आया। उसने सोचा कि अपर 3 सेक्स की पोजीशन हमेशा से 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन और क्लियर स्काई सेक्ट के बीच रही थी। अब वह देखना चाहता था कि अगर एलिफेंट आर्मोर सेक्ट को मौका मिले तो वह किस तरह इस पावर स्ट्रक्चर को बदल सकता है। हु यंझे पहले से ही 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस सेक्ट की एक्सटर्नल पावर और 2 पावरफुल टाइटल्ड डुलियो, स्वॉर्ड डुलियो और बोन डुलियो उसके लिए एक ऐसा ऑब्स्टिकल थे जिसे वह आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता था। इसलिए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन उसके लिए कंपैरेटिवली बेहतर टारगेट था। कियान एक्सयूएन फेंग ने उसे जाने का संकेत दिया। अगले कुछ दिनों में सेक्ट सिलेक्शन की तैयारी तेज हो गई। अब केवल 7 दिन बाकी थे और अपर 3 सेक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स पहले ही कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच चुके थे। वहां माहौल धीरे धीरे टेंस होने लगा। क्लियर स्काई सेक्ट के कुछ मेंबर्स मार्शल सोल हॉल की नई पॉलिसी को लेकर सार्कास्टिक बातें कर रहे थे। उनमें से एक एरोगेंट यंग मैन ने कहा, HMPH, मार्शल सोल हॉल के नए पोप ने थ्रोन संभालते ही अपर 3 सेक्स की सिलेक्शन दोबारा शुरू कर दी। आखिर में होगा क्या?
क्या सब कुछ फिर पहले जैसा नहीं हो जाएगा? उसकी आवाज में एरोगेंस साफ दिखाई दे रही थी। उसने आगे कहा, अगर ग्रैंडपा यहाँ होते तो वह उस पोप को सबक सिखा देते। उसकी उम्र लगभग लेवल 73 की कल्टीवेशन के आसपास थी, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस और प्राइड उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा थी। उसने प्राउडली कहा, कॉन्टिनेंट के नंबर 1 सेक्ट का टाइटल आखिरकार हमारा ही रहेगा। क्लियर स्काई सेक्ट के बाकी मेंबर्स भी इसी कॉन्फिडेंस में थे। पूरे सेक्ट में एरोगेंस काफी ज्यादा था और वे बाकी सेक्ट्स को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर टैंग जेन का एक्सप्रेशन बेहद सीरियस था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस बार सिचुएशन पहले जैसी सिंपल नहीं होगी। मार्शल सोल हॉल के नए पोप ने जिस तरह ब्लू लाइटनिंग टायरेंट, अब क्लियर स्काई सेक्ट की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। पूरे सेक्ट को फिलहाल केवल उसके पिता के एक टाइटल्ड डुलियो के सहारे ही संभाला जा रहा था, जबकि बाकी एल्डर्स में सबसे पावरफुल भी केवल लेवल 89 तक पहुंचे थे। इसलिए कॉन्टिनेंट्स नंबर 1 सेक्ट का टाइटल बचाए रखना आसान नहीं था। क्लियर स्काई सेक्ट के लोगों के मन में मार्शल सोल हॉल को लेकर गुस्सा था। उन्हें लगता था कि मार्शल सोल हॉल उनके ग्रैंडफादर के गायब होने का फायदा उठाकर लगातार उन्हें टारगेट कर रहा है, और यह सब हद से ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट में माहौल बिल्कुल उल्टा था। वहां हर तरफ खुशी और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। तंग चेन के गायब होने और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के वायु युअन जेन के केवल लेवल 93 होने के कारण उन्हें अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। इसके विपरीत 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट के पास लेवल 95 स्वॉर्ड डुलियो और लेवल 94 बोन डुलियो जैसे दो पावरफुल टाइटल्ड डुलियो थे। साथ ही सेक्ट मास्टर निंग फेंग जी के पास 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोडा जैसी पावरफुल सपोर्ट मार्शल सोल थी। इसलिए उन्हें लगता था कि इस बार कोई भी सेक्ट उनके बराबर खड़ा नहीं हो सकता। अगर इस सेक्ट कंपटीशन में वे जीत जाते तो 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट के लिए कॉन्टिनेंट्स नंबर 1 सेक्ट का टाइटल हासिल करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता। निंग फेंग जी ने चाय का कप उठाकर आराम से एक सिप लिया और स्वॉर्ड डुलियो तथा बोन डुलियो से कहा, इस बार की कंपटीशन में आप दोनों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वॉर्ड डुलियो कॉन्फिडेंट होकर हंसा और बोला, फेंग जी, चिंता मत करो। भले ही क्लियर स्काई सेक्ट का तंघाओ इस बार मैदान में न उतरे, फिर भी मुझे टैंग जेन को हराने का पूरा कॉन्फिडेंस है। जहां तक ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की बात है, उन्हें हराने के लिए तंघाओ की जरूरत ही नहीं है। बोन डुलियो भी पूरे कॉन्फिडेंस में था। उसकी कल्टीवेशन टैंग जेन से एक लेवल कम जरूर थी, लेकिन वह अपनी बोन मार्शल सोल की अनमैच्ड डिफेंस पर बेहद भरोसा करता था। वह काफी समय से क्लियर स्काई हैमर की पावर को पर्सनली टेस्ट करना चाहता था। उसके लिए घायल वायु युअन जेन को हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन निंग फेंग जी ने दोनों को सावधान करते हुए कहा, अपर 3 सेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम नंबर 1 सेक्ट बन भी जाए, तब भी बाकी दोनों सेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें उनकी स्ट्रेंथ और फ्यूचर रिएक्शन दोनों पर नजर रखनी होगी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के अंदर सिचुएशन बेहद टेंस थी। उनके एल्डर्स बार बार चिंता में साए कर रहे थे। वे पहले से ही अपर 3 सेक्ट्स में सबसे नीचे थे। अब सेक्ट मास्टर वायु युअन जेन गंभीर रूप से घायल था और दूसरी तरफ एलिफेंट आर्मोर सेक्ट भी उनकी पोजीशन पर नजर गड़ाए बैठा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एलिफेंट आर्मोर सेक्ट को आखिर इतनी कॉन्फिडेंस कहां से मिल रही है, लेकिन उसके एटीट्यूड ने सभी को बेचैन कर दिया था। एक एल्डर ने भारी आवाज में कहा, अगर हम इस बार हार गए तो हम पूरे सेक्ट के अपराधी कहलाएंगे। सबके मन में एक ही नाम घूम रहा था, वायु एक्साएओ गैंग। उसी के कारण ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को मार्शल सोल हॉल के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ा था। अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि परिवार के लोग उसका नाम लेने से भी बच रहे थे। कमरे के अंदर कुछ देर बाद सिर्फ एक भारी और दबा हुआ साइलेंस रह गया। अगले दिन सेक्ट कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गई। विशाल सोल अरीना में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप सेक्ट्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए काउंटलेस स्पेक्टेटर्स वहां मौजूद थे। सभी यह देखना चाहते थे कि इस बार अपर 3 सेक्ट्स की रैंकिंग में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। रेड क्लोथ कार्डिनल ने सोल पावर के जरिए अपनी आवाज पूरे अरीना में फैलाई। कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्टेडियम शांत हो गया। तभी एम्परर लाइक अपीयरेंस में नए पोप कियान एक्सयूएन फेंग दिखाई दिए। उन्होंने फ्लोइंग गोल्डन पोप रोब पहनी हुई थी और हाथ में पोप सेप्टर था। वह धीरे धीरे मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। लॉन्ग लिव द पोप, पूरा अरीना समुद्र की लहरों जैसी गूंजती आवाज से भर उठा। कियान एक्सयूएन फेंग ने अपने हाथ में मौजूद पोप सेप्टर को हल्के से जमीन पर टच किया। पावरफुल सोल पावर चारों तरफ फैल गई और कुछ ही क्षणों में पूरा अरीना फिर से शांत हो गया।
उसकी पावर को महसूस करते ही वहां मौजूद कई पावरफुल एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। निंग फेंगजी की आंखों में भी गंभीरता दिखाई देने लगी। उसने अपने पास बैठे स्वॉर्ड डुलियो की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या उसकी स्ट्रेंथ आपसे भी ज्यादा है? स्वॉर्ड डुलियो ने कुछ पल कियान एक्सयूएन फेंग को देखा और फिर बेहद गंभीर आवाज में कहा, मैं उसका अपोनेंट नहीं हूं। निंग फेंगजी के चेहरे पर तुरंत शॉक और चिंता दिखाई दी। वह मन ही मन कैलकुलेट करने लगा। एक न्यूली प्रोमोटेड टाइटल्ड डुलियो के पास इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ होना बेहद अनयूजुअल था। अगर कियान एक्सयूएन फेंग आगे इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो फ्यूचर में उसकी अचीवमेंट शायद कियान दाओलियो से भी कम नहीं होगी। निंग फेंगजी ने मन ही मन फैसला किया कि अब उसे जल्द से जल्द अपर 3 सेक्ट्स और हेवन 2 एम्पायर को एक साथ लाकर मार्शियल सोल हॉल की पावर को बैलेंस करना होगा। इसके बाद सेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफिशियली शुरू हुई। कियान एक्सयूएन फेंग ने शांत लेकिन ऑथोरिटेटिव वॉइस में कहा, यह रैंकिंग कॉम्पिटिशन है। सभी सेक्ट्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाए, लेकिन आपसी रिलेशनशिप को पूरी तरह नष्ट मत करना। किसी अपोनेंट को अननेसेसरी तरीके से सीरियसली इंजर मत करना। उसकी अनाउंसमेंट के साथ ही सभी सेक्ट्स के फाइटर्स तैयार हो गए। हर कोई अपनी पोजीशन के लिए पूरी ताकत लगाने वाला था। सिर्फ एक दिन के अंदर 7 सेक्ट्स के फाइनल पार्टिसिपेंट्स लगभग तय हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेज शुरू होने वाली थी। लोअर 4 सेक्ट्स को अपर 3 सेक्ट्स को चैलेंज करने का मौका दिया जाना था। जो सेक्ट अपने अपोनेंट को हरा देता वह उसकी पोजीशन ले सकता था। सबसे पहले एलिफेंट आर्मोर सेक्ट के हु यंझे ने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को चैलेंज किया। 3 महीने से वह इस मौके का इंतजार कर रहा था। हु यंझे ने ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की टीम की तरफ उंगली उठाई और लाउड वॉइस में कहा, मार्शियल सोल हॉल के डॉग्स भी अब इतना एटीट्यूड दिखाने लगे हैं। यह सुनकर वायु युअन जेन का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसे अभी तक हु यंझे के लेवल 90 ब्रेक थ्रू की पूरी खबर नहीं मिली थी। भले ही उसके शरीर पर इंजरीज थीं, फिर भी उसने एलिफेंट आर्मोर सेक्ट को सीरियसली नहीं लिया। वायु युअन जेन ने गुस्से में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को कोई भी आसानी से बुली कर सकता है? हु यंझे, आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वह सीधे अरीना में उतर गया। उसके चारों तरफ 2 येलो, 2 पर्पल और 5 ब्लैक सोल रिंग्स एक एक करके चमक उठे। उसकी पावरफुल ऑरा पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। हु यंझे हंसते हुए बोला, वायु युअन जेन, आज किसकी टांगे टूटेंगी यह अभी तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही उसने अपनी कल्टिवेशन को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं किया। टाइटल्ड डुलियो की टेरिफाइंग प्रेशर अचानक पूरे अरीना में फैल गई। उसके शरीर के चारों तरफ भी 2 येलो, 2 पर्पल और 5 ब्लैक सोल रिंग्स दिखाई दिए। पूरे अरीना में अचानक साइलेंस छा गया। हु यंझे ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। दर्शकों के बीच जोरदार हलचल मच गई। मेनलैंड पर टाइटल्ड डुलियो बेहद रेयर होते थे और केवल टॉप लेवल फोर्सेस ही ऐसे एक्सपर्ट्स को पोजेस कर सकती थीं। दूर बैठे निंग फेंगजी का एक्सप्रेशन भी बदल गया। हु यंझे का टाइटल्ड डुलियो बनना 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल सेक्ट के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अब एलिफेंट आर्मोर सेक्ट की स्ट्रेंथ अचानक बहुत बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ तंगहाओ ने हु यंझे के ब्रेक थ्रू को देखकर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई। उसने चेहरे पर कॉन्टेम्प्ट के साथ कहा, ब्रेक थ्रू कर लिया तो क्या हुआ? आखिरकार उसे क्लियर स्काई हैमर के सामने हारना ही पड़ेगा। उसकी नज़रों में एलिफेंट आर्मोर सेक्ट जैसी लोअर 4 सेक्ट्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। वह यहाँ तक कि मार्शियल सोल हॉल को भी ज्यादा महत्व नहीं देता था। इसलिए उसके लिए हु यंझे का टाइटल्ड डुलियो बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के वायु युअन जेन ने भी बाहर से अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। वह पहले से गंभीर रूप से घायल था और अब उसका अपोनेंट एक न्यूली प्रोमोटेड टाइटल्ड डुलियो था। वायु युअन जेन को खुद भी भरोसा नहीं था कि वह इस बैटल में जीत पाएगा। वह मन ही मन मार्शियल सोल हॉल को कोस रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि हु यंझे जैसा व्यक्ति अगर मार्शियल सोल हॉल की मदद के बिना होता तो शायद पूरी जिंदगी टाइटल्ड डुलियो के थ्रेशहोल्ड तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब सिचुएशन उसके सामने थी और उसे अपने सेक्ट की रेपुटेशन बचानी थी। हु यंझे ने एरोगेंट स्माइल के साथ घोषणा की, आज के बाद कॉन्टिनेंट का नंबर 1 बीस्ट मार्शियल सोल मेरे डायमंड मैमथ का होगा। एलिफेंट आर्मोर सेक्ट के लिए यह केवल एक बैटल नहीं थी, यह उसके कई जनरेशंस से चले आ रहे ड्रीम को पूरा करने का मौका था। हु यंझे लंबे समय से चाहता था कि उसका सेक्ट अपर 3 सेक्ट्स में शामिल हो और अब मार्शियल सोल हॉल से मिली सहायता ने उसे वह स्ट्रेंथ दे दी थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसे यह भी पता था कि वायु युअन जेन गंभीर रूप से इंजर्ड है और वह अपनी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन ट्रू फॉर्म की पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता।
इसलिए उसने अपोनेंट को मौका देने के बजाय सीधे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला किया। हु यंजे ने तुरंत अपनी मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर ली। उसके शरीर के पीछे एक विशाल डायमंड मैमथ का फैंटोम दिखाई दिया। उसकी टेरिफाइंग ऑरा तेजी से फैलने लगी और पूरा बैटलफील्ड उसके भारी प्रेशर से कांप उठा। इसके बाद उसने अपना 9th सोल स्किल एक्टिवेट किया। विशाल डायमंड मैमथ फैंटोम ने एक बेहद पावरफुल चार्ज लिया और पूरी ताकत से वायु युअन जेन की ओर अटैक कर दिया। वायु युअन जेन अभी अपनी काउंटर अटैक की तैयारी ही कर रहा था कि हु यंजे का अटैक अचानक उसके ऊपर आ गिरा। भयानक इम्पैक्ट के साथ वायु युअन जेन का शरीर दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। उसका घायल शरीर इस पावरफुल कोलिजन को सहन नहीं कर पाया। हु यंजे ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ वायु सेक्ट मास्टर? इतनी जल्दी हार मान ली? वह आगे बढ़ा और वायु युअन जेन को दबाव में रखने के लिए अपना पैर उठाया। तभी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के ग्रेट एल्डर ने सिचुएशन को देखकर तुरंत चिल्लाकर कहा, वी सरेंडर। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन सरेंडर्स। हु यंजे का पैर रुक गया। कॉम्पिटिशन ऑफिशियल्स ने तुरंत बैटल समाप्त घोषित कर दी। इस अनाउंसमेंट के साथ ही एलिफेंट आर्मोर सेक्ट ऑफिशियली अपर 3 सेक्ट्स में शामिल हो गया और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की पोजीशन छिन गई। पूरे अरीना में जोरदार चीयर्स और अपलॉस गूंज उठे। हु यंजे की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने वह अचीवमेंट हासिल कर ली थी जिसका सपना एलिफेंट आर्मोर सेक्ट के कई जनरेशंस देखते आए थे। उसने वायु युअन जेन के पास जाकर अपना पैर उसके सिर के ऊपर रख दिया और गर्व से पूरे अरीना की ओर देखकर जोर से घोषणा की, आज से कॉन्टिनेंट का नंबर 1 बीस्ट मार्शियल सोल हमारे एलिफेंट आर्मोर सेक्ट के डायमंड मैमथ का है। इस विक्ट्री के साथ एलिफेंट आर्मोर सेक्ट ने लोअर 4 सेक्ट्स से उठकर अपर 3 सेक्ट्स में अपनी जगह बना ली थी। अब पूरे कॉन्टिनेंट का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका था।